बहुत दुनिया खौफजदा है जी एआई के आने से, पता नहीं क्या हो गया है क्या नहीं हो गया। दुनिया की हर चीज रहेगी, हाँ। बस उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। फेमस बंदे की आवाज निकाल ली और जनाब उसको लेके तो उसके अंदर कुछ भी चला दिया। अब एआई आई है तो एआई का एंटी एआई भी निकलेगा, वाह। यानी उसके फ्लॉज भी होंगे, लेकिन हमने देखना मेरिट्स को। मेरी नजर से तो बेहतरीन है। हाँ। 10 चावला मारी है, एक्सक्यूज माय फ्रेंच, Yes। दोबारा रीडू कर लो, हाँ। इसको बेहतर कर लें। आई मीन एक मेंटर मिल गया जो आपको साथ से करेक्ट कर रहा है यार। ज़रा ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਵੋ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਖਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਖਾ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਸੈੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। जी अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। आज फिर हाज़िर हुआ हूँ आपका अपना होस्ट आमिर ख़ान, एक बहुत ही खूबसूरत गेस्ट के साथ। जो लोग मुझे जानते हैं उनकी मोहब्बत, उनका शुक्रिया, जो नहीं जानते उनको बता देता हूँ। आई एम आमिर ख़ान, आई एम अ सेल्स एंड कम्युनिकेशन कोच बाय प्रोफेशन एंड आई वर्क विद CEOs and founders to help address their sales challenges and I do their business audit। आज मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान शख्सियत स्टूडियो में मौजूद हैं। चूँकि एआई का दौर है तो मैंने सोचा कि अपनी ऑडियंस को महसूस किया जाए एआई के हवाले से थोड़ी गपशप लगा के। बहुत दुनिया खौफजदा है जी एआई के आने से, पता नहीं क्या हो गया है क्या नहीं हो गया, और लोग डरे पड़े हैं कि जी एआई शायद हमारी नौकरियां खा गई है या नौकरियां खा जाएगी। और जिस तरह से प्रेडिक्शन है कि जी 2026 चल रहा है और 30 तक जो है 70% से ज़्यादा जो नौकरियां हैं वो कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे और नौकरियां खाई जाएंगी दूसरे लफ्ज़ों में। तो इन सारे चुपते सवालों के साथ मेरे जहन में आया कि एक मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, उनको क्यों ना जहमत दी जाए। वो माशाल्लाह 3 PhDs ऑलरेडी कर चुके हैं और अभी PhD कैंडिडेट हैं, चौथी PhD वो कर रहे हैं एआई में। तो मैंने सोचा कि इनसे बेहतर शख्स नहीं हो सकता जो आए और आके इस बारे में लोगों के इब्हाम जो है उनको दूर करें कि एआई हमारी ज़िंदगियों में कितना मुआविन है, कितना हेल्पफुल है, या कि वो हमें उससे खौफज़दा होना चाहिए कि हम सब बेरोज़गार हो जाएंगे और सुना है कि जी सर्जरीज भी डॉक्टर्स नहीं करेंगे, रोबोट्स करेंगे और एआई करेगी। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम दावत देते हैं स्टूडियो में मेरी बहुत ही प्यारी मेहमान शख्सियत, इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद आतिफ भट्ट साहब। 3 PhDयों वाले हम इन्हें कहते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि कौन है भट्ट साहब। वैसे तो वो साढ़े बड़े प्यारे दोस्त ने, लेकिन करदे की ने और किस गल तो मशहूर ने। भट्ट साहब आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच। इन्नी लम्मी में तुहाडी तमीद बंदी है और मैं कोशिश की थी कि भरा नूं जिहड़ा है वो इंट्रोड्यूस कराया जाए और लोगों को सर महसूस करें, बताएं आतिफ भट्ट कौन है और फिर ये डॉक्टर आतिफ भट्ट तक जो सफ़र है आतिफ भट्ट से, ये कैसे और कब शुरू हुआ भट्ट साहब, और क्या क्या मामला हैं। जी वालेकुम सलाम आमिर, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने मुझे इनवाइट किया। वेलकम मुझे सर, बड़ा अच्छा प्लेजर लगा। प्लेजर। अच्छा, मैं थोड़ा सा अगर अपनी डिटेल तो मैं इस बारे में दूं कि जी। इस सफ़र में मैं कैसे एंटर हुआ, तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से MBA किया। राइट उसमें मेरी स्पेशलाइजेशन थी मार्केटिंग में। राइट और ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे एक मेरा दोस्त बना जो कि मेरा बैच फेलो भी था। उस टाइम कंप्यूटर्स इतने ज़्यादा इन नहीं थे, मतलब Right। उस टाइम मेरा हाल 486 386 का ज़माना था। सही। हार्ड डिस्क से लोड कर रहे हैं, 90s। फ्लॉपी डिस्क लोड कर रहे हैं, ठीक। 90s का ज़माना था एग्जैक्टली। तो उसने मुझे फैसिनेट किया कि यार मैंने एक एकेडमी बनाई है, तो तुझे चेक करानी है। मैंने कहा व्हाई नॉट यार। वाह। मैं उसकी एकेडमी देखने गया और मैं बड़ा वाकई इम्प्रेस हुआ यार, ये मशीन सिस्टम कितने फास्ट बनते जा रहे हैं। जबकि डिपार्टमेंट में वो हम वाह। पहले हार्ड डिस्क लोड करते थे और आधा घंटा वेट करते थे कि यार ये भी बूट करेगी, उसके बाद इस पे प्रोग्राम चलाएंगे, पता नहीं क्या बन जाएगा। क्या बात है। तो उससे मुझे फैसिनेशन जब हुई या मैं उसे इंस्पायर हुआ उसकी सारी टेक्नोलॉजी से, तो मेरे अंदर एक चीज़ पैदा हुई कि यार व्हाई नॉट कंप्यूटर साइंस। यानी MBA के बाद अब IT को परस्यू किया IT को जाए। मैंने परस्यू किया और उसमें मैंने फिर MSc कंप्यूटर साइंस शुरू की। उस टाइम उस दायरे का नाम ILM था, जो कि उसी टाइम में हसन से मिराज साहब ने UMT हो गया बाद में। एग्जैक्टली, बाद में UMT अल्लाह कर करी के दिया। रहमत फरमाए, नफीस हाँ, आदमी थे आमीन बड़े आमीन माशाल्लाह। सुमा आमीन। तो 2001 में मैंने वो MSc कंप्यूटर साइंस अपनी ख़त्म की। क्या बात है। और आप जिनके साथ एकेडमी में आए वो असद साहब थे गालिबन। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जबरदस्त। असद साहब थे, एक और मेरे दोस्त थे, उनको भी शायद आप जानते हो, लेकिन वो उन्होंने एकेडमी वगैरह बनाई गुलबर्ग में। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। तो वहां से आगाज हुआ। वहां से मेरे जहन में एक इग्नीट हुई एक चीज कि यार ठीक है। मैंने क्यों नहीं ये भी करना चाहिए, सोच कंप्यूटर का साइंस। इर्तिका। वाह। हालांकि मैं उस टाइम मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन के साथ अल हजवेरी में शाम के टाइम फाइनेंस में भी कर रहा था कमाल। स्पेशलाइजेशन। ठीक है। और उससे पहले मैंने थोड़ा सा MIT, जो कि इंफॉर्मेशन हाँ टेक्नोलॉजी जी। के तौर पे गिनी जाती थी, उसको मैंने किया। वाह। लेकिन प्योरली कंप्यूटर साइंस में मैंने 2 इयर्स का जो प्रोग्राम था वो मैंने UMT से ही किया, जो कि जबरदस्त। एक चार्टर्ड यूनिवर्सिटी थी जी उस जी। टाइम।
उसके बाद मैंने Oracle सर्टिफिकेशन, JCP, CCNA, CCNP, जो मुझे उस टाइम लगा OCP तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਤੀ ਸੀ 9 आपको याद होगा, आपने भी की थी 99 में। ठीक है ठीक है, तो आई मीन उसमें मैंने काफी ज्यादा काम किया। सही सही। और उसके बाद फिर जब मैंने यहाँ से नादरा में मैंने एज ए सिस्टम इंजीनियर काम किया जी, समनाबाद ब्रांच में और डिफरेंट ब्रांचेस में लाहौर जी जी की। जी, और वो काम करते करते मेरी इमिग्रेशन हो गई और मैं स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के अंदर कनाडा चला गया। ठीक है। अब वहाँ पे मुझे थोड़ा था कि मैंने अब इमिग्रेशन तो करनी है अपनी पूरी 3 years आउट ऑफ 5 years आई हैव टू स्टे देयर। बिल्कुल। तो लेकिन मुझे फिर ये था कि मैं कैसे गुजारूंगा, इधर गोइंग फॉर द टैक्सी कैब ड्राइवर बन जाऊं और प्लस अपने 3 साल गुजारता रहूं, या मैं कोई एजुकेशन ले लूं। जबरदस्त। तो मैंने प्लान किया कि व्हाई नॉट यार एजुकेशन अगेन। बहुत आला। वहां पे फिर मैंने कंप्यूटर साइंस के ही स्पेशलाइज्ड डोमेन था जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट के अंडर आता था। अच्छा, टोरंटो यूनिवर्सिटी में। जबरदस्त। वहां से मैंने MS शुरू कर दिया। ठीक है। MS मैंने किया 2 years में, और देन आई स्टार्टेड PhD जो कि थी उसी प्रोग्राम में, सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम में, ठीक है, लेकिन अगेन जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग विच इज वेरी क्लोज टू कंप्यूटर साइंस, और मैं बड़ा कंफर्टेबल था कंप्यूटर साइंस में। बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे मैंने PhD शुरू की, तो उसी टाइम पे मेरा एक रिज्यूमे गया हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में। वाह, कनाडा की बात है। कनाडा की बात हो रही है। एक मैं यूनिवर्सिटी टोरंटो से कर रहा हूँ और एक यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू जो है बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। हाँ जी, मशहूर। वहाँ से मुझे अभी भी याद है डॉक्टर पीटर डेडमैन, उन्होंने मुझे ईमेल की कि आपको हम एक प्रोजेक्ट में लेना चाह रहे हैं जो कि गूगल और ये सारे फॉरेस्ट्री का डेटाबेस उन्होंने मैनेज करना है। वाह। और आपके रिज्यूमे पे एक टाइटल लगा हुआ है OCP DBA प्रोफेशनल, डेटाबेस जो मैंने Oracle सर्टिफिकेशन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की थी ना, वो जो की थी, वो पिक कर लिया उन्होंने मुझे। वाह, उस पे क्या बात कि यार ये बंदा तो OCP DBA प्रोफेशनल है और हमने ओंटारियो पूरी फॉरेस्ट्री का डेटाबेस बनवाना है, तो व्हाई नॉट दिस गाय। हाँ, इससे अच्छा कौन हो उन्होंने सकता? मुझे पिक किया सिर्फ इस बेसिस पे। बहुत आला। कि हम आपको PhD ऑफर दे रहे हैं सर, $55,000 पर ईयर देंगे। माशाल्लाह, मैं कहा यार ये तो दोनों घी में है। मैंने टोरंटो यूनिवर्सिटी से शुरू एक मैंने ऑलरेडी PhD शुरू की भी थी टोरंटो यूनिवर्सिटी से। सेकंड आपने वाटरलू से स्टार्ट कर दी। माशाल्लाह। लेकिन वो कुछ मेरे फादर मदर की पोजीशन थोड़ी मुश्किल हो रही थी, वो बीमार रह रहे थे। सही। और आई वाज़न्ट फीलिंग वेल कि जी मैं उधर बैठा रहूं, तो मैं हर बैक एंड फोर्थ करना शुरू हो गया, पाकिस्तान आना जाना शुरू हो गया। सही। उस दौरान में फिर मैंने एक को थोड़ा सा सस्पेंड मोड में रख के चलाता रहा और एक मैंने कंप्लीट कर ली 2012 में। उसके बाद पाकिस्तान में मैंने PND डिपार्टमेंट में सर्व किया एज अ सिस्टम स्पेशलिस्ट जी। और वहाँ पे मेरी ज्योमेटिक्स, मेरा बेसिकली जो फील्ड था, जो GPS, सैटेलाइट्स, ड्रोन, नेविगेशन, इनसे कनेक्टेड था। जबरदस्त। अब उसमें हम सोल्यूशन प्रोवाइड करते थे, PND डिपार्टमेंट के अंडर आते थे हम लोग, और हम कभी फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे होते थे, कभी हम लोग वी वर द पायनियर, द अर्बन यूनिट पायनियर था वो। बेसिकली GIS के अंदर, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, उसके अंदर पायनियर थे वो लोग। जबरदस्त। और उसमें फिर हम लोग एक हाई लेवल पे सारा उनको बना कर देते थे प्लान कि कैसे आपने स्मोक को कवर करना है इस एरिया में, यहाँ पे कितनी कपास है उसको आइडेंटिफाई करना, रिमोट सेंसर्स, सैटेलाइट इमेजेस के जरिए हमने उन्हें पूरी इमेज एनालिसिस करके पूरा हमने उनको प्लान देना कि भाईजान इस साल आपकी इतनी कपास होगी विदाउट गोइंग टू देयर। हम घर बैठे समझ लें हम एनालिसिस कर रहे होते। जी जी, बेहतरीन। इसी तरह इंक्रोचमेंट फाइंडिंग करना, रेलवे एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्सेशन सिस्टम, इस तरह के बहुत से हमारे सिस्टम थे जो हमने उस टाइम शुरू किए, जिनके अंदर स्पेशल कंपोनेंट, जो स्पेशल, जो बेसिकली स्पेस से रिलेटेड है, नॉट स्पेशल। जी जी, SPATIA, मैं समझ गया, तो लोग मोस्टली कंफ्यूज कर हाँ रहे जी, समझ तो इस रिलेटेड टू द स्पेस। जबरदस्त। तो हम उससे रेलेवेंट जोन सी है ना वो चीजें करके देते थे लोग। बहुत और GIS को मैं बड़े आम अल्फाजों में जो समझाता हूँ ये है कि यहाँ पे बैठे बैठे अगर आपने ये फाइंड करना है कि मोस्ट फेमस प्लेसेस जोन सी हैं खाने की कौन सी हैं, तो आपको मैप पे नजर आ जाए, तो दिस इज कॉल्ड GIS। क्या बात है, बड़ा खूबसूरत, अच्छे तरीके से आपने समझाया आवाम को। तो मैं बेसिकली एज अ सीनियर GIS स्पेशलिस्ट वहाँ पे काम कर रहा था और मैंने वहाँ से सोचा कि कुछ मैं एकेडेमिया में भी सर्व करूँ। ठीक है। देन आई केम टू पंजाब यूनिवर्सिटी और वहाँ पे मैंने स्पेस साइंस में एक PhD की। बिल्कुल। एक मुझे उन्होंने इक्विवेलेंसी दी एनवायरमेंटल साइंस में, बिल्कुल, जो कि कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस का एक पूरा डिपार्टमेंट है। 3 हो गई माशाल्लाह। तो इस तरह से मेरे पास 3 PhD आ गई। चौथी का तुसी हाले दस्या नहीं आवाम। चौथी का ये था कि मैं बड़े अरसे से, जो कि मेरे ज़हन में था कि मैं हूं तो IT से, हाँ,
बैकग्राउंड से, जी लेकिन कुछ डिवर्सिफिकेशन आई इस फील्ड में। ऑल्दो के मेरे उधर प्रोजेक्ट सारे आईटी से रिलेटेड ही हैं, सही सही यानी सही। इवन टाइटल टू एज अ पीईसी में, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में एज अ रजिस्टर्ड इंजीनियर टाइटल हूँ पाकिस्तान में भी। हाँ सही है, लेकिन वो लोग समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर्ड इंजीनियर है, सही सही। एनवायरमेंटल इंजीनियर है, हाँ लेकिन मैं हूँ प्योरली बेसिकली कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, समझ जो कि गया। ज्योमेट्रिक्स इंजीनियरिंग लाती है बिल्कुल और ठीक। जो कि सैटेलाइट से रिलेटेड भी होती है। जबरदस्त। तो मैंने खैर उस पीएचडी के दौरान जी स्पेस साइंस में जब पीएचडी की, तो अब मेरे दिन में ये भी था, एक कभी कभी आता कि यार एक टाइटल ऐसा भी लगना चाहिए जिसका प्योरली ताल्लुक ही आपकी रिसेंट जो चल रही है चीजें दुनिया में उनसे हो। तो वो बहुत एआई बढ़िया। मुझे लगी, बहुत आला। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, मैं घुसूं जरा मशीन लर्निंग क्या है, पता तो थी चीजें, ये नहीं कि जी नहीं नेचुरली, लेकिन वो एक लेकिन वो रिसर्च रिसर्च मॉडलिंग कैसे करनी है, हाँ। उनके बारे में कोई नई चीज कैसे लेकर आनी है। जैसे जबरदस्त। मैं टोरंटो में फर्स्ट बंदा था जिसने ये मॉडल प्रपोज किया था 2005 में कि सिंक्रोनस जीआईएस क्या होता है। हाँ। अभी भी मेरा वो, अगर आप मॉडल को सर्च करें ना, सिर्फ माशाल्लाह। COPPGIS, व्हिच वाह। इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव पब्लिक पार्टिसिपेटरी GIS, माशाल्लाह, ये मेरे नाम से आपको मिलेगा। बहुत आला। मेरा ख्याल है आपके 60 प्लस पेपर्स भी पब्लिश्ड हैं 60 इंटरनेशनल। प्लस पेपर इंटरनेशनल, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक 3 मेरे बुक चैप्टर हैं यूके में पब्लिश है, वाओ, जो beautiful। पढ़ाए भी जाते हैं यूनिवर्सिटीज में। और टॉप की पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में भी आप पढ़ाते रहे हैं मैंने माशाल्लाह। पंजाब FC, यूनिवर्सिटी में GC, पढ़ाया, स्पेस TU, साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ाया है, मैंने जीआईएस सेंटर में पढ़ाया है, मैंने FC में पढ़ाया, FC में पढ़ाया है, सुपीरियर मैंने में GC पढ़ाया। यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, सुपीरियर यूनिवर्सिटी मैंने में पढ़ाया। जुबानी याद हो गया, मैंने बचपन का दोस्त होने फायदा है हाँ, मतलब काफी अच्छा। यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। हाँ लेकिन ये है कि अभी एआई की तरफ आने की वजह, जी। एआई क्योंकि एक बिल्कुल लेटेस्ट चीज है, हाँ और एक मेरे दिल का भी था कि यार इसके करीब था। इससे रेलेवेंट भी कोई चीज आपके साथ टाइटल होनी चाहिए, वाह, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर सोचना शुरू किया और अभी मैं जस्ट उसका कैंडिडेट हूँ। नहीं वेरी नाइस। और सब थोड़ा सा आपको यहाँ जी। टोकता हूँ और ऑडियंस के sure, इंटरेस्ट sure। के लिए मैं कहा आवाम बोर ही ना हो जाए कि भट्ट साहब ने अपना नहीं, सीवी दसना शुरू नहीं। करता है, वो थोड़ा सा गाइड करें कि आजकल ये प्रेडिक्टिव एआई और जेनेटिक एआई और जनरेटिव एआई बड़ा आजकल शोर है। हर दूसरा बंदा जो है वो जनाब कोई चैट जीपीटी यूज कर रहा है, कोई क्लॉड, कोई बार्ड, कोई जेमिनी, तो मतलब वो एक थरथली पे ही है कि जनाब बस कुछ भी जीपीटी के बगैर नहीं हो सकता, या कुछ भी किसी एलएलएम मॉडल एआई के बगैर नहीं हो सकता। तो आप हमें ये बताएं कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स है लोगों के दिमाग में, क्या मिसकंसेप्शंस है एआई को लेके, आवाम नू ते खौफ पे है जनाब के साड़ियां नौकरियां खादियां जाणगियां। हाउ फार डू यू थिंक इट इज ट्रू, और मतलब क्या चल रहा है लाइफ में, ये एआई क्या कर रही है, लोगों को डरा दिया सर इसने? बहुत प्यारा क्वेश्चन है आमिर आपका ये। मैं इसके बारे में थोड़ा सा इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि जी। जब मैं अपने दौर की बात करूं, जी सर। तो उस टाइम ब्लैक बोर्ड होते थे, वो चौक से लोग लिखते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़े देर से बाद जब हम थोड़े White board आ बड़े गया। हो गए, व्हाइट बोर्ड आ गए, और उसके बाद मार्कर आ गए। वाह। और उसके बाद मैंने जहां तक इस्तेमाल जी, की हैं जी, चीजें, तो उसके बाद स्मार्ट बोर्ड भी आए। ऐसे ही आया सर, इसमें खास तौर पे हमने कोविड में बहुत इस्तेमाल किया। हाँ जी, स्मार्ट बोर्ड यूज करते थे हम लोग, और उसके ऊपर सारा टाइप होता जाता था, लिखते ऐसे रहते थे ऐसे हम। ही। इवन वैसे ही सारा पेन का सिस्टम वही था, हाँ लेकिन जी। वो इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ डूइंग ठीक द कह रहे हैं। रिकॉर्ड कीपिंग इज वेरी इजी। हाँ जी हाँ जी, ऐसे अच्छा, ही। ये चीजें जो सी हैं, ये एवोल्यूशंस हैं आपकी एक किस्म की, बिल्कुल। अब वो इवॉल्व कर रहे हैं चीजों की तरफ। हाँ, ठीक है ना। एआई भी जस्ट लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, लोग अपने आप को, कि वो ये समझते हैं कि शायद इससे हमारी जॉब चली जाएगी। हाँ, हालांकि ऐसा नहीं है, ये ग्रेसफुली आपके अंदर एक चीज आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है, बढ़ा रही है, लेकिन वर्क वो एफिशिएंसी बेहतर कर रही है, हाँ, अगर आपको चलानी आती है। बहुत आला। अगर आप इस खौफ से हैं, जो कि पुराने जमाने में होता था, एक मास्टर हाँ वो कहता था यार मैंने तो बस वो ब्लैक बोर्ड पे लिखना, मैं व्हाइट बोर्ड यूज ही नहीं करना। हाँ बिल्कुल, ऐसे लोग थे, मैंने देखे। स्टीरियोटाइप मेंटालिटी। हाँ, स्टीरियोटाइप मेंटालिटी। अब उनको क्या होता था, उनको इशू आता था, वो कहते थे यार ब्लैक बोर्ड ही ठीक है, हाँ। व्हाइट बोर्ड पे लिखो ही ना। अब वो व्हाइट बोर्ड वाला कहता है मैं स्मार्ट बोर्ड कैसे यूज करूं। हाँ, इवन बिल्कुल ठीक मैंने है। ऐसे भी प्रोफेसर देखे हैं पास्ट में जो कहते थे हमने पावर पॉइंट नहीं चलानी, हाँ। हम प्रेजेंटेशन देंगे सिर्फ लिख के ही देंगे। हाँ, वो एक उनका माइंडसेट ऐसा बना हुआ। बिल्कुल अब ठीक। कंट्रीब्यूशन तो है। हम्म। अगर मैं देखूं कि अगर आप व्हाइट बोर्ड भी यूज कर रहे हैं जी और साथ आपने अपने एक साइड पे पावर पॉइंट भी चलाई हुई है, तो प्रेजेंटेशन एक बड़ी अच्छी हो जाती हाँ, है, naturally। आप लेक्चर बड़ा अच्छा डिलीवर करते बिल्कुल हैं। ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले खौफजदा इस चीज से मत हो कि एआई का कोई भी टूल आ रहा है तो वो आपकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, आप उसे सीखें, वो आपको रिप्लेस करने नहीं आ रहा, रिप्लेस नहीं कर रहा। अच्छा बट सब सवाल यहाँ ऑडियंस शायद आई एम श्योर दिमाग में लोगों के आ रहा होगा कि जनाब एक नॉन टेक्निकल बंदा है, वो मान लिया जनाब ये सीख लेने, असं नहीं डरते, भट्ट साहब ने कहता सिर मत्थे थे, कैसे सीखें भट्ट साहब, इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग।
एक बंदा बिल्कुल नॉन टेक्निकल है, वो एआई के क्या मतलब किस तरह से अपनी लाइफ में उसको इंटीग्रेट करे या इनकॉर्पोरेट करे या उसको एंगेज करे टूल्स को अपनी जिंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में, कि बिल्कुल नॉन टेक्निकल है, जी। कि उसको ये खौफ ना हो कि अगर वो वीडियो एडिटर है, वो कोई ग्राफिक डिजाइनर है, वो कोई एसईओ कर रहा है, वो कैसे एआई को इस्तेमाल करे? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। मैं जी। अगेन इसके बारे में इस तरह से आपको बताऊंगा, अपने व्यूअर्स को भी बताऊंगा कि आपकी 2-3 टाइप्स की एआई हैं, जिनमें एक जो है वो जनरेटिव एआई कहलाती है। बिल्कुल ठीक है। जनरेटिव एआई बनी ही जनरल लोगों ये की जो है। जीपीटी हम यूज कर रहे हैं Yes, यार, this is Claude, generative AI, जबरदस्त, right? जबरदस्त। अब इसमें आपको सीखने में कोई इतना टाइम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सिर्फ- बड़े आराम से चैट जीपीटी से, क्लॉड से या डिफरेंट से जाके कि यार मुझे ये बताओ कि आज मैंने खाने में क्या खाना है, वाह। जबकि मैं ये खाता आ रहा हूँ। वाह, वो आपको मेमोरी में कीप करेगा और आपको मशवरा देगा कि हाँ यार तूने ये मुझे बताया था कि मेरे शुगर इंसुलिन लेवल इससे बढ़ गया था, इससे नहीं बढ़ा हाँ, था, हाँ। मैं ये खाना पसंद करता हूँ, ये नहीं करना। वो खुद ही उसको प्रोग्राम करके आपकी मेमोरी से आपको बताएगा कि भाई तू इस टाइम ये खा ले अगर तेरा दिल कर रहा है, वाह, रात का टाइम है ये ना कहीं क्योंकि तेरी शुगर स्पाइक कर जाएगी। जबरदस्त, तो ये सारी चीजें, ये एक आपका पर्सनल डॉक्टर है, पर्सनल बिल्कुल। क्लिनिक मिल गया आपको। बहुत आला। तो ये टेक्निकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर अच्छी है हाँ, तो आप सवालात सही करेंगे तो जवाबात भी अच्छे और मिलेंगे। वो भी जीपीटी के अंदर जो मॉडल जितने एनहांस होते जा रहे हैं, अगर जी। आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इतनी अच्छी नहीं भी जानते वो ना, कुछ ना कुछ खुद जवाब वो दे देगा समझ आपको। जाता है। अब ठीक हो गया। वो इतना ट्रेंड होता इतना जाता है, smart वक्त होता के जा साथ रहा है। स्मार्ट होता जा रहा है कि वो आपको समझ आता है। और दूसरी जो बहुत आपने आला। बात की कि वीडियो एडिटर क्यों खौफजदा होंगे, हाँ जी। देखिए आप जो भी काम करेंगे आपको सबसे पहले ये जानना है कि ये आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है। अगर वीडियो एडिटिंग में आपको कुछ पार्ट्स आपको एआई करके दे देती है और कुछ आप, फॉर एग्जांपल मैं इस टाइम स्टूडियो में बैठा हूँ, जी। मेरे पीछे ग्रीन वॉल लगी हुई, इसे हम क्रोमा भी कहते हैं। हाँ जी। अगर बिलफर्स इस टाइम शूटिंग के दौरान एआई आपको ये क्रोमा कट करके देती है, जी। और अगर मैं पास्ट का क्रोमा कटिंग का टेक्निक बताऊं आहा, तो उसमें कम से कम घंटा लग जाता था कि एक एक जगह पे जाके पेन टूल के जरिए आपको पूरा वो स्केच करता था वीडियो एडिटर, और उसके बाद वो कहता था क्रोमा उड़ा दे, पीछे से ग्रीन सही, उड़ा दे, सही। ग्रीन कलर उड़ा दे। ठीक है। लेकिन अब क्या है, वो क्या करता है वीडियो एडिटर, वो कहता है एआई के थ्रू हम्म। पहले वो आपका क्रोमा उड़वा देता है, फिर अगर उसे कहीं पे बालों में कहीं पे थोड़ा थोड़ा कहीं पे फ्लेयर्स नजर आते हैं ग्रीन कलर के, तो वो क्लोज जाके अपनी पुरानी वीडियो एडिटिंग टेक्निक यूज करके जो उसको ऑलरेडी आती है, हाँ, बस उसने अपने काम को स्पीड अप किया। एक्सीलेंट। सो एनहांस होगी आपकी एफिशिएंसी। गई टूल नहीं। सीखने से आप परेशान ना हो, आपकी नौकरी को खतरा नहीं वीडियो है। एडिटर कैन नॉट बी डाई। ठीक है, ठीक वो है। रहेगा, सही एसईओ है। वाला रहेगा, ठीक है, फोटोग्राफर भी रहेगा, हर दुनिया की हर चीज रहेगी, हाँ। बस उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जबरदस्त हो बस गया। ये फायदा है। अच्छा बट साहब, क्या बिगेस्ट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है एआई का जो आपके ख्याल में एआई सॉल्व कर रहा है? रियल वर्ल्ड ऐसा प्रॉब्लम दुनिया में जो एआई सॉल्व कर रहा है और जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं अगर अपने फील्ड से रिलेटेड बात करूं, जीआईएस, जी। जीआईएस को अभी मुझे पिछले दिनों में कॉल आई और उन्होंने अपनी डिवाइसेस जो लगाई हुई थी, इंडस्ट्रियल एरिया था, उन्होंने कहा जी कि हमें ये बताएं कि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में कहाँ पे स्मोक ज्यादा पाई जाती है अच्छा। और कहाँ पे कम पाई जाती है। स्मोक कह लें या पोल्यूशन कह लें, जी whatever जी you सही say, है, सही है। right? स्मॉग ही है सर। स्मोक ठीक, कह लें। ठीक। अब वो डिवाइसेस जो सी हैं वो अपने पास डाटा कीप कर रही हैं, सही। ठीक है। अब एआई के थ्रू हम लोग उसके डैशबोर्ड को इंटीग्रेट कर देते हैं, राइट। जो कि एक डिसीजन मेकर अथॉरिटी के पास भी है सिंक्रोनाइज करके, ठीक और है। बाकी लोगों के पास भी आ रहा है। सही। लेकिन वो बता रहा रियल टाइम में डैशबोर्ड के जरिए कि कल पूरे दिन में इतनी स्मोक इन एरियाज में ज्यादा पाई गई थी। जबरदस्त। तो ये एआई एक रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, ठीक हो गया। जो कि शायद पहले हम नहीं नहीं उस कर तरह पा से रहे कर थे, पाते उस तरह थे। से नहीं ठीक कर है, पा रहे थे। परफेक्ट। तो इस तरह से मैं ये कहूंगा कि बहुत सी एप्लीकेशन है रियल जी। वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में जी। जहाँ पे एआई इस टाइम हेल्प कर रही है। अच्छा बट साहब, जहाँ हेल्प हो रही है वहां पे सैडली एक अच्छा यूज हो रहा है तो मिस यूज भी होता है। तो आपके ख्याल में इस वक्त ऐसी आपको लगता है इंडस्ट्री में आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया हो या सुना हो कि जी एआई को मिसयूज भी किया जा रहा है? जिस तरह मैंने सुना है कि वॉइस मॉड्यूलेशन है कि जी Exactly. आपकी आवाज़ लेट से निकाल ली, इमरान खान साहब की आवाज़ निकाल ली या मुशर्रफ साहब की आवाज़ निकाल ली या किसी XYZ फेमस बंदे की आवाज़ निकाल ली और जनाब उसको लेके तो उसके अंदर कुछ भी चला दिया। मैंने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया कि वो डॉक्टर जावेद साहब हैं, हमारे एक बड़े अच्छे मोहतरम दोस्त हैं, बहुत सारे लोग जानते भी हैं। उनकी आवाज़ में जनाब किसी शख्स ने ऐड लगाया हुआ, मैं बड़ा परेशान हुआ और मैंने किसी अजीज से पूछा, मैं कहा जनाब डॉक्टर साहब ने ऐड की था? उन्होंने कहा खुदा दा वास्ता यार कोई ऐड नहीं की था डॉक्टर साहब। मैं कहा जनाब है वेकरी ये चीज़ है, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज आया है और डॉक्टर साहब की आवाज़ से ये खरीद लो। तो ये भी एक सैड चीज़ है। आप क्या इस बारे में अच्छा कहते हैं? देखिए, मैं 95 में जब MBA कर रहा था ना, 95-97 मेरा सेशन था पंजाब यूनिवर्सिटी में, जी सर। तब भी और अब भी
जी भाई साहब। जहाँ पे वायरस था ना उसका एंटीवायरस भी बनता था। आहा, कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि अब एआई आई है तो एआई का एंटी एआई भी निकलेगा, वाह। यानी उसके फ्लॉज भी होंगे, लेकिन हमने देखना है मेरिट्स को ठीक है। कि यार इसके बेनिफिट ज्यादा है, हाँ, तो इसलिए हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक लेकिन कुछ जाहिर बात है उसको मिसयूज भी करेंगे, है। हाँ, लोग ऐसे भी मिलेंगे। अब आपने जो बात की उसको मैं इस तरह कोट कर देता हूँ। पिछले दिनों में जो हमारे जी। यूएसए और ईरान के इधर डेलीगेशन आया हुआ था, तो अब मैं रहता हूँ बैरियर टाउन में, जी तो बैरियर टाउन में एक मलिक स्पाइसी के नाम से रेस्टोरेंट है, और जी, जी। उधर उधर ने वो उधर का जो वाइस Owner- प्रेसिडेंट था जी। उसको बिठाया और कहा कि ये देखिए बैरियर में मलिक स्पाइसी के पास बैठ के प्रेसिडेंट साहब खाना खा रहे हैं। अच्छा, तो आई मीन दिस इज वेरी कॉमन। fair तो enough, पीपल fair आर enough. यू नो गेट Misusing it, और वो कर भी रहे हैं, लेकिन उससे ये है कि आपको हाँ। थोड़ा थोड़ा वक्त के साथ पता चल जाएगा हाँ। कि यार ये एआई चीज है, हाँ, एआई जनरेटिव है या ओरिजिनल है। ठीक है, कहीं ना कहीं ऑडिट करने का आइडिया या कुछ ना कुछ उसको। इन द एंड मैं ये जरूर कहूंगा ठीक है। कि अपनी ऑडियंस को कि यू हैव टू बी लाइक अप टू डेट इन एवरीथिंग, इन बिल्कुल एवरी ठीक है। एस्पेक्ट। तो आप कह रहे हैं जॉब्स रिप्लेस नहीं होंगी? नहीं होंगी, और आपको अप टू डेट होना है। वाह, अगर वाह। आप कंटेंट राइटर, आप डरे नहीं कि आपकी कंटेंट राइटिंग स्किल फारग होगी। आप ये क्यों नहीं सोचते यार कि इससे मेरी कंटेंट राइटिंग की स्किल इंप्रूव हो जाएगी, मैं पहले वाला ड्राफ्ट इससे बनवाऊंगा, बाद में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें डालूंगा, Excellent. इंजेक्ट करूंगा, और मेरी कंटेंट राइटिंग का वो जो काम मैंने एक दिन में करना था वो आप 1 घंटे में कर रहा हूँ। बहुत आला। तो आप इस चीज को क्यों नहीं लेते पॉजिटिव लेना? मे बी आइडियाज अच्छे मिल सकते Ideas हैं, अच्छे मिल सकते या हैं। मैंने जो बेस्ट चीज लिखी है मैं Exactly. उसको वेट करवा लूं, ऑडिट करवाऊं कि सर मेरी नजर से तो बेहतरीन है, हाँ। लेकिन आप इसको क्रिटिक करें, Critique वो करें। कहे जनाब तुसी 3 चावला मारी Yes. एक्सक्यूज माई फ्रेंच, Yes. दोबारा रीडू कर लो, हाँ। इसको बेहतर कर लें। I mean, तो आई मीन देखो भी 1000 ways, right? यस यस, आपको इसको बहुत इस आला। चीज से लेना है कि आपको एक कंपेनियन मिल गया, एक मेंटर मिल गया जो आपको साथ साथ करेक्ट कर रहा है यार। बहुत आला। अगर आप इसका नहीं लेंगे तो आप फिर आप पर्सनल ना हो, पर्सनल ना हो, ठीक है, नेगेटिव ना हो, नेगेटिव ना हो, Negative होंगे उसको तो पॉजिटिवली ले। Yes. वो आपकी मतलब वो आपको एम्पावर करने आया है, एम्पावर कर रहा है। वो आपको परेशान नहीं करेगा। Yes. बट साहब बड़ा खूबसूरत, वक्त की कमी है वरना आपके साथ मजीद गपशप लगाते, जब भी बैठते हैं नशिस्त हमेशा लंबी होती है और मज़ा आता है। आई एम श्योर ऑडियंस भी महसूस हुई होगी। जाने से पहले हमारी यूथ के लिए, ख़ास तौर पे हमारी जो प्यारी जेनजी है, ये जो 14-15 साल से 29-30 साल तक की उम्र के जो नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं, इनके लिए कोई खूबसूरत सा मैसेज, क्या आप इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जेंसी को मैं एक मैसेज जरूर दूंगा कि जो मेरे ज़माने में और उनके ज़माने में मैंने फ़र्क फील किया, मैं उसको इस तरह से कोट करूंगा कि मेरे ज़माने में हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे कि पहले आपने मैट्रिक करना है या ओ लेवल करना है, देन गो ए लेवल, या इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, बीएससी, व्हाटएवर, जी, जी, जी। एमएससी कर लो, एमएससी करके फिर हो सकता है एमएस भी कर लो, सही, फिर जॉब सर्चिंग करना शुरू कर दो। राइट। मैं ये कहता हूँ कि इट्स अ रिवर्स नाउ। आहा, आप मैट्रिक हैं या 8th क्लास के हैं, आपने साथ ही काम शुरू कर देना है। बहुत आला। और जब आप साथ साथ काम करेंगे ना, तो ट्रस्ट मी, जब आप 16 साल के एमएस करके या 18 साल में एमएस करके हटेंगे तो आपके साथ 6 साल का एक्सपीरियंस भी लगा होगा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आपको मेरी तरह जो मास्टर्स के बाद नौकरी नहीं तलाश नौकरी करनी ढूंढने के लिए पड़ेगी। अलहदा से इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ेगी। बहुत आला, बहुत आपको आला, अलहदा से एक्सपीरियंस लेने के लिए 2 साल कहीं पे ख्वार नहीं होना पड़ेगा, बहुत आला, क्योंकि हर बंदा आपसे पूछेगा यार आप तो फ्रेश ग्रेजुएट है, बहुत आला, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अभी 2 साल इंटर्नशिप करो फिर आओ। बहुत लेकिन खूबसूरत। जब आप कहेंगे ना कि यार मैंने एमएस किया लेकिन मैंने 8 साल ये काम भी किया है और बहुत आई एम आला। स्किल्ड नाउ। सो स्किल वर्सेस डिग्री की जो डिबेट है वो भट्ट साहब ने एक बड़े खूबसूरत जुमले में मेरा ख्याल है मुकम्मल कर दी। मेरी उस प्यारी ऑडियंस के लिए जो हमेशा डिबेट करते हैं कि जनाब स्किल ज़रूरी है, डिग्री ज़रूरी है, मैं बड़े अदब से अपने सामीन से और नाजरीन से ये मुखातिब जब भी होता हूँ तो ये बात करता हूँ कि बदकिस्मती से आज के दौर में शायद हमारी डिग्रियाँ हमारे तालीमी अखराजात की रसीदें बन के रह गई हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो डिग्रीज लेके जब बाहर निकलते हैं तो शायद वो कहीं ना कहीं जो है वो शशोपंज का शिकार होते हैं। क्वेश्चन मार्क बनता है कि जनाब ये डिग्री साइड पर रख दियो, दसों आंदा की है। भट्ट साहब ने बड़े खूबसूरत तरीके से, डॉक्टर इंजीनियर मोहम्मद आतिफ भट्ट साहब ने उसका जवाब दिया कि भाई उस आने के लिए डिग्री आपकी एक हार्ड स्किल है जो आपने सीखना ही सीखना है, लेकिन अपने सॉफ्ट स्किल्स को पॉलिश करें और साथ में कोई ना कोई ऐसा हुनर लें जिससे आपके रोज़गार के मौके जो आपको मैसर हों। आप 6वीं में हैं, 8वीं में हैं, अल्लाह गरीक रहमत करे, हमारे कौम की बेटी खूबसूरत, हमारा फ़ख्र, हमारी कौम का सरमाया आरफा करीम है। यहाँ आज जो बच्चे माशाल्लाह, हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं काशिफ इफ्तिखार, उनका एक कॉलेज है आईटी का, वो मुझे अगले दिन बता रहे थे कि जी मेरे पास कोई 10 साल की बच्ची है, बच्चा है 10 साल का और वो बेहतरीन कोडिंग करता है, प्रोग्रामर है। तो प्लीज़ अपने आप को ये एक्सक्यूज़ मत दें। आज आप कुछ भी कर सकते हैं, चूँकि जो मौके हमारे पास नहीं थे आज आपके पास वो मौके हैं। मैं अपनी यूथ से दरख्वास्त करूँगा, मेरे तौर पे भी एक छोटा सा पैगाम है कि उन अपॉर्चुनिटीज़ को प्लीज़ अवेल करें। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं भी है तो क्रिएट वन, और बहाना ये नहीं होना चाहिए कि नहीं है, नहीं है तो बना दें, उस चीज़ को प्रोड्यूस करें।
और कोशिश करें सही डायरेक्शन में ज़िंदगी को लेके चलें, पर्पसफुल लाइफ गुजारें, अपने क्रिएटर से जुड़ें, अपने इर्द-गिर्द जो आपकी फैमिली है उसके बॉन्ड को मजबूत करें, अपने लव्ड वन से जुड़ें, दोस्तों के साथ गप लगाएं, एंजॉय करें, चिल करें, सब कुछ करें। लेकिन जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपके थिक एंड थिन हैं आपकी ज़िंदगी में, जो आपका जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, उनकी बातों को भी तवज्जो दें। वो आपके दुश्मन नहीं हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहन-भाई हो सकते हैं, दोस्त-अहबाब हो सकते हैं, करीब के लोग हैं। सबका नज़रिया जो है वो एक दफ़ा सुनें, फिर अपने नज़रिए को भी टेस्ट करें और फिर देखें कि आपको आपका दीन क्या कहता है, आपका अंदर का इखलाक क्या कहता है। और कुछ नहीं, अगर आप दीन को भी नहीं फॉलो करते या किसी भी वजह से आप कहते हैं कि यार मैं तो मजहबी नहीं हूँ, ये तो बड़ा कोई मौलवी वाला फतवा आ गया, तो आप ये सोचें कि ऐसी चीज़ कहीं आपका ज़मीर कहीं ना कहीं मलामत करता है कि यार मैं इसको पब्लिकली बताते हुए एम्बैरस फील कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं चीज़ गलत है। तो कोशिश करें प्लीज़, मुल्क की तरक्की के लिए काम करें, अपने लिए काम करें, इस माशरे की खुशहाली के लिए काम करें, और कुछ नहीं, इस मुल्क में रेवेन्यू लेके आएँ और ब्रेन ड्रेन को ख़त्म करें। और कुछ नहीं कर सकते, अपने हिस्से की ईंट लगाएं, अपने हिस्से की शमा जलाते जाएं। इस पैगाम के साथ इजाज़त चाहता हूँ। ज़्यादा ਤੁਹਾਡਾ सिर नहीं खाना चाहता, ये ना होए दोबारा ਤੁਸੀਂ आओ ही ना कि यार खान तो बहुत बोलता है, की खा बैठे हैं तो सैल कितों कढ़ने ने। तो माजरत उसके लिए, अगर आपको लगा कि मैं ज़्यादा तमहीद बांध गया, मकसद था जज्बात में सिर्फ आपको ये आपसे दरख्वास्त करना कि जो हमने गलतियाँ की प्लीज़ आप वो गलतियाँ ना करें। आप हमसे बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, हम सब बहुत प्राउड अपनी जनजी पे। आप हमारा मुस्तकबिल हैं, रोशन हैं आप के साथ इस कौम का मुस्तकबिल और इस मुल्क का मुस्तकबिल। अपना और अपने गिरदोनवां में लोगों का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली नशिस्त में फिर किसी बहुत खूबसूरत मेहमान के साथ हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।